वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 738 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 738 तक पहुंच सकते हो। आज डेट हो गई है 1 सितंबर 2021 और 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और 10 अक्टूबर को यूपीएससी सिविल सेवा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में गलत है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है और इसे देश के एक हिस्से में प्रख्यापित किया जा सकता है। यह आंतरिक अशांति के कारण हो सकता है और यह युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण हो सकता है। बताइए। देखिए, ये जो शब्द है ना, आंतरिक अशांति, इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो आंतरिक अशांति के कारण नहीं हो सकता, ये गलत है। ये वाला स्टेटमेंट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो देखिए, मूल संविधान में जो है सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1972 में, इसके द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो आंतरिक अशांति, ठीक है, अब नहीं है, वो इसके आधार पर नहीं हो सकता, सशस्त्र विद्रोह के कारण हो सकता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण हो सकता है। राज्य आपातकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसे अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। संकल्प द्वारा एक बार में इसकी अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण होता है। इसे राष्ट्रपति या गवर्नर शासन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन या गवर्नर शासन के रूप में जाना जाता है। करेक्ट डी। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण होता है। 3 महीने की अवधि नहीं है, 6 महीने की, गलत है। इसे अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। तो 3 है ये, 356 राज्य में, 352 पूरे भारत में, 360 वित्तीय आपातकाल जो आज तक कभी नहीं लगा भारत में। तो देखिए, संकल्प द्वारा इसे एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, 3 महीने के लिए नहीं, ठीक है। और ये जो पूरी अवधि होगी वो 3 साल के लिए होगी, उससे अधिक नहीं। अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा की अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष है, ठीक है, 3 साल की है। और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात, मतलब 3 साल के समाप्ति के पश्चात जो है, ना तो राष्ट्रपति और ना ही संसद इसको बनाए रख सकते हैं। इस अवधि के भीतर ही चुनाव कराकर जनता के प्रतिनिधियों को शासन सौंप दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किसी भी अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत कौन आपातकाल की घोषणा कर सकता है? देखिए, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ सकती है क्योंकि बहुत तेज बारिश पड़ रही है बाहर। बताइए, कौन 352, 360 और 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका उत्तर पता होगा आपको। प्रधानमंत्री नहीं है, रक्षा मंत्री नहीं, वित्त मंत्री नहीं, राष्ट्रपति भारत के। तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। 360 वित्तीय आपातकाल है, 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दो, और 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो पूरे भारत में। कैसे लगेगा? युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किसकी सलाह पर है? भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत की संसद या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, सी हो जाएगा इसका आंसर, सबसे सटीक उत्तर। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा पर सलाह देती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना है? बताइए। 352 की बात हो रही है, 14 दिन तो बहुत कम है। 6 महीना, 1 महीना या 2 महीना? 1 महीना। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहती।
किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 महीने के लिए प्रवर्तन में बनी रहती है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? अब इसका उत्तर है 2 महीना। ठीक है, ये 356 की बात हो रही है इधर। तो संसदीय मंजूरी के लिए जो है 2 महीने का समय है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल नहीं था? तमिलनाडु तो है, केरल है, कर्नाटक भी, आंध्र प्रदेश नहीं है। तो देखिए, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है, याद रखना। अनुच्छेद 262 संविधान के भाग 11 का हिस्सा है जो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है, और आंध्र प्रदेश कावेरी नदी जल विवाद में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उस या उन निधि या निधियों का नाम बता दीजिए जहां राजस्व जमा किया जाता है। भारत की आकस्मिक निधि, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत की संचित निधि। देखिए, राजस्व तो संचित निधि में, ठीक है, संचित निधि में ही जमा होता है, तो इसका आंसर केवल 3 ही होगा। ठीक है, सी। तो सभी राजस्व जो है भारत की संचित निधि में जमा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यह संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित की जाती है। उठाए गए सभी ऋण जो है इस फंड में जमा किए जाते हैं, सभी, और इसे भारत के राष्ट्रपति के निपटान में रखा जाता है, और यह सरकार को संसद द्वारा अधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने में मदद करता है या करती है। आकस्मिक निधि के बारे में यहाँ एक स्टेटमेंट गलत है, और वो स्टेटमेंट है कि उठाए गए सारे के सारे ऋण इस फंड में जमा किए जाते हैं। यही गलत है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो उठाए गए सभी ऋण जो है भारत की संचित निधि में जमा किए जाते हैं, ना कि भारत की आकस्मिक निधि में। गलत है बी वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है क्या? बिल्कुल, अब तक 3 बार, ये सही है ये भी। और यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, ये भी सही है। ये कौन किस संविधान से लिया गया है इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो गलत तो कोई है नहीं इसमें, इसलिए इसका उत्तर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती और सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है, बताइए? लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति या संसद? संसद। तो संसद के पास लोक सेवकों की भर्ती और सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सिविल सेवकों की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक सिविल सेवक को सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा हटाया जा सकता है। किसी भी प्राधिकरण द्वारा हटाए गए सिविल सेवक सरकार के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य नहीं है, और एक सिविल सेवक को एक जांच के अलावा रैंक में कम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता रैंक में कम। हटाए गए सिविल सेवक सरकार के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य नहीं है, काम कर सकते हैं वो, ये भी सही है। एक सिविल सेवक को सरकार के किसी भी प्राधिकरण के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, तो पहले ही गलत है। तो एक सिविल सेवक को उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता। गलत है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं तो राष्ट्रपति से नीचे तो हटेगा नहीं वो। ऐसे ही जो स्टेट पीसीएस है तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नर से नीचे तो हटेंगे नहीं वो, भले ट्रांसफ़र इधर से उधर न चाहें उनको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था?
कितनी थी? 8 थी क्या? 8 नहीं थी, 14 थी मूल संविधान में, 8 तो बाद में जोड़ी गई। और ये जो जोड़ी गई बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन किससे जोड़ी गई बहुत पूछते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त वर्तमान में जो है 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। और इस सूची में मूल रूप से जब संविधान बना था तो केवल 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। बाद में 8 अन्य भाषाओं को इसमें बारी बारी जोड़ा गया। कब कब? सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया वर्ष 1967 में। और जो संविधान संशोधन हुआ वो 21वां संविधान संशोधन था। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया कब? 1992 में, वो 71वां संविधान संशोधन था। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया कब? 2003 में, वो 92वां संविधान संशोधन था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 21वां, 71वां, 92वां ये तीनों संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाओं से संबंधित है। कौन कब हुआ ये भी याद रखिएगा। 21वां 67 में, 71वां 92 में, 92वां 2003 में। ठीक है। सबसे पहले सिंधी, उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और फिर बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की शास्त्रीय भाषाओं को पहचानिए। तमिल, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, हिंदी। कौन कौन सी इसमें शास्त्रीय भाषाएं हैं? कुल मिला के अभी तक 6 शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तेलुगु है, संस्कृत है, तमिल है, उड़िया है, उर्दू नहीं है, हिंदी नहीं है। सबसे लास्ट की अभी तक यही है। उड़िया 2014 में जोड़ी गई और यूपीएससी ने पूछी भी थी ये। तो जहाँ जहाँ हिंदी है उसको हटा दीजिए पहले तो, फिर उर्दू को भी हटा दीजिए। इसका आंसर केवल 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो उर्दू और हिंदी भारत की शास्त्रीय भाषाएं नहीं हैं। वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 14 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले याद रखिएगा तमिल 2014 में, उसके बाद संस्कृत 2005 में। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, संस्कृत को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तमिल है 2004 की, उसके बाद अगले ही वर्ष 2005 में संस्कृत, फिर 3 साल के गैप के बाद कन्नड़ 2008 में, फिर 2008 में एक और तेलुगु, फिर मलयालम 2013 में, और 2013 के बाद उड़िया है 2014 में। उसके बाद आज तक 6-7 साल हो गए हैं, किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और जिसको भी दे दिया जाएगा और सीधे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, स्टेट पीसीएस या दूसरे कॉम्पिटिटिव या यूपीएससी सिविल सेवा। चलिए अंतिम प्रश्न भी इसी से रिलेटेड ही है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करना है, कौन कौन से मानदंड की आवश्यकता होगी बताइए। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 साल से अधिक पुराना हो और यह प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। मतलब उस भाषा की बात हो रही है जिसको मानदंड दिया जाएगा। इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। 1500 से 2000 साल या और पुराना होना चाहिए? बहुत है इतना ही। 1500 से 2000 साल बहुत पुराना समय है। बिल्कुल पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये सारे के सारे मानदंड होने चाहिए अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना है तो देखिए फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित के लिए जो है निम्नलिखित दिशा निर्देश या मानदंड जारी किए गए कि एक उनमें से है कि इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास, मतलब उस भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास जो है 1500 से 2000 साल से अधिक पुराना हो और यह जो भाषा है वो प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत इसको जो है माना जाता हो और इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। ये सभी मानदंड जो है किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मानने के मानदंड हैं और इसकी शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से अलग हैं या अलग हों। ठीक है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे मानदंड किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के हैं। ठीक है, तो जो 2014 में निकाले थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस जो है एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।